नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद एचडी पर। वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, इसके अलावा और भी छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में डिस्कस किया था। तो उन वीडियो का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज बात करते हैं हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। इस टॉपिक में बात करेंगे हम कि अगर हमारे पास कोई गोलीय दर्पण है और उस गोलीय दर्पण के आगे हम बिंब रख देते हैं, कोई वस्तु रख देते हैं, तो उस बिंब की जो प्रतिबिंब बनेगा, तो उस बिंब का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, उसका आकार कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति दो ही प्रकार की होती है, या तो वास्तविक होगा या फिर आभासी। और अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा उल्टा बनेगा, और अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा सीधा बनेगा। कुछ एक बातें हैं आप लोगों को याद भी रखनी पड़ेगी, वो साथ के साथ हम आपको बताते रहेंगे। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो अवतल दर्पण की पहचान कैसी होती है? अगर अवतल दर्पण है तो जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ होता है और बाहर यानी उभरा हुआ जो पृष्ठ है उसके ऊपर पॉलिश होती है। ये जो लाइनें लगा रहे हैं, ये लाइनें पॉलिश को दर्शा रही हैं। तो अब हमारा ये अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये द्वारक है और इसका एक केंद्र बिंदु होता है जिसको हम P कहते हैं। ये जो एक दर्पण लिया है हमने, ये एक गोले का भाग है। अगर हम इसको एक पूरा गोला बना लेते हैं तो उस गोले का एक सेंटर आएगा। अब हमने ये गोले का भाग लिया है, इसलिए इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व वक्र। E और C ये दो बिंदु हैं हमारे पास। P से लेकर के C तक की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं, क्योंकि जब C केंद्र है एक गोले का तो C से P तक की दूरी त्रिज्या हुई। P होता है ध्रुव, ठीक। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो मध्य बिंदु है वो फोकस बिंदु होता है। ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर फोकस दूरी को दुगना कर दें तो वक्र त्रिज्या आ जाती है, या फिर ऐसा कह सकते हो वक्र त्रिज्या का अगर हम आधा कर दें तो फोकस दूरी निकल आती है। तो हमारे पास अब तीन बिंदु हैं, P ध्रुव हो गया, F फोकस बिंदु, C वक्रता केंद्र। एक काल्पनिक रेखा से अगर हम तीनों बिंदु को मिला देते हैं तो हमें एक रेखा मिलती है, उस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और जब भी हम बिंब रखेंगे वो मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। और ख़ास बात क्या है कि अवतल दर्पण के सामने ही बिंब रखते हैं। अब जो हमारा ये टॉपिक है कि बिंब की अगर हम स्थिति बदलते रहे तो क्या प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलेगी या फिर कैसी होगी प्रकृति, ठीक। ये सब बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्थिति बिंब की हम लेते हैं अनंत, कि सबसे ज़्यादा दूर रखेंगे बिंब को दर्पण से, इससे ज़्यादा दूरी हम ले ही नहीं सकते। मैक्सिमम दूरी यही है अनंत, उससे आगे कोई दूरी ही नहीं है, ठीक। अब और कहाँ रख सकते हैं? तो ये बहुत स्पेस बचा है अनंत से C के बीच में, कहीं पे भी रख सकते हैं। कहीं पे भी एक बिंदु चुन लीजिए आप, ठीक है। इसके अनंत के ये पास रख सकते हैं, लेकिन अब इसको हम माप सकते हैं, अनंत वाले को माप नहीं सकते। C से अनंत के बीच की दूरी को हम माप सकते हैं, तो वो कहीं भी पॉइंट्स ले लीजिए आप। तीसरी पोजीशन हम C के ऊपर रख सकते हैं, C और F के बीच में बिंब को रख सकते हैं, F के ऊपर फोकस के ऊपर रख सकते हैं।
फिलहाल अभी हम ये 5 पोजीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब हमने हर बार जो बिंब का आकार है वो एक समान लिया है। इनको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इन बिंब की जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कहाँ कहाँ बनेंगे। अब पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी हमारे पास अवतल दर्पण होता है, अनंत से लेकर के एफ तक कहीं भी हम बिंब को रखते हैं, हमेशा जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने बनेगा। और जब भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है वास्तविक होता है, और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा बनता है। ये बात याद रखोगे आप। क्या बताया कि जब भी अवतल दर्पण होगा, अनंत से लेकर के एफ तक कहीं भी बिंब रखोगे, उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। अब हम प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ कहाँ बनेंगे। तो प्रतिबिंब भी एफ से लेकर के अनंत तक ही बनेंगे। बिल्कुल उन्हीं स्थिति के ऊपर आप प्रतिबिंब बना दीजिए, लेकिन जो नंबरिंग करोगे इस बार दाएं से बाएं करोगे, बिंब से विपरीत करोगे। ठीक, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं आपको इजी लगेगा। अब जो बुक के अंदर टेबल है वो देखिए, इसको याद करना मुश्किल है ना। बस 80% तो कार्य हो चुका है हमारा, अब तो सिर्फ ध्यान से देखना है जो हमने ये रे डायग्राम बनाया है। अब हम इनकी भी नंबरिंग कर लेते हैं, 3, 4, 5 यहाँ तक करेंगे अभी हम। ये आपको टेबल बता दी। ये देखिए अभी कि अगर सबसे पहले बिंब हमने कहाँ रखा है, अनंत के ऊपर, तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए फोकस पे। ये देखिए फोकस फ्लक्चुएट कर रहा है। अब ये नंबरिंग का कुछ समझ में आया क्यों? ये आपको बता रहा है कि अगर बिंब यहाँ पे है तो प्रतिबिंब ये वाला इसका यहाँ बनेगा, यानी सबसे दूर बिंब रखोगे तो दर्पण के सबसे पास प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी खास बात क्या है कि सबसे छोटा बनेगा, सबसे दूरी बिंब जो प्रतिबिंब है सबसे छोटा। जैसे जैसे दर्पण से दूर आता जाएगा प्रतिबिंब, वैसे वैसे इनकी जो आकार है प्रतिबिंब का बढ़ता जाएगा। अब हम बिंब को आगे सरका देते हैं दर्पण की तरफ, तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ सर गया, दर्पण से दूर। और प्रतिबिंब के आकार में कुछ नोटिस किया? हाँ, आकार बढ़ रहा है। थोड़ा और आगे सरकाइए, थर्ड पोजीशन पे आइए। थर्ड पोजीशन पे बिंब भी वही है सी पर, और प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। और ख़ास बात क्या है, समान साइज़ का बनेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंब की स्थिति कहाँ पर हो कि प्रतिबिंब का साइज़ समान हो बिंब के जैसा। तो प्रतिबिंब और बिंब कहाँ होंगे, वो सी पर। बिंब को सी पे रखोगे, प्रतिबिंब भी सी पे बनेगा। अब दर्पण की तरफ बिंब सरकाइए, प्रतिबिंब दर्पण से दूर बढ़ता जाएगा। अब अगर सी और एफ के बीच में बिंब रखोगे तो प्रतिबिंब सी से परे बनेगा और बड़ा साइज का बनेगा, बिंब से बड़ा आकार हो गया। अब इसका अंतिम पोजीशन क्या बचती है, बिंब को रखेंगे एफ पर तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा अनंत पर। ठीक, बिल्कुल विपरीत सा हो गया। बिंब हमने अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब एफ पे बना, हमने बिंब एफ पे रखा तो प्रतिबिंब अनंत पे। इसलिए हमने ये काउंटिंग रिवर्स की थी ताकि आप इसको याद रख सको। याद कर लेते हैं, याद रखना मुश्किल होता है, तो याद रखने का तरीका बताया है हमने आप लोगों को।
अब लास्ट बचा हमारा, तो ये हम याद रख लेंगे। क्या रखेंगे कि अगर F और P के बीच में हमें बिंब रखना है तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा हमें? दर्पण के पीछे, साथ में उसका आकार बड़ा होगा। तो जब भी दर्पण के पीछे बिंब ये प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और सीधा। ठीक है, प्रकृति दो ही होती है, वास्तविक और आभासी। वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, आभासी है तो सीधा बनेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो अवतल दर्पण है इनका उपयोग टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में भी किया जाता है। ठीक है, और जो सेविंग दर्पण है वो भी अवतल दर्पण के ही बनाए जाते हैं। दांतों के डॉक्टर के अलावा जो आंखों के, कानों के डॉक्टर हैं वो भी इसी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो बड़े आकार का बना देते हैं। तो इसलिए जो छोटे छोटे अंगों को देखने के लिए बिल्कुल आसानी रहती है अगर हम अवतल दर्पणों का उपयोग करेंगे। और जो सौर भट्टियाँ यानी सौर कुकर है वो भी सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उसमें उपयोग किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि अवतल दर्पण के जो डेली लाइफ के अंदर भी बहुत से उपयोग हैं हमारे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर अब तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।